दोस्तों, आखिर एकनाथ शिंदे चाहते क्या हैं? आखिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मन में चल क्या रहा है? इस वक्त महाराष्ट्र से जो खबरें छन कर आ रही हैं दोस्तों, वो एनडीए के अंदर बहुत से गतिरोध, अंतर्विरोध की आ रही हैं। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि गतिरोध, अंतर्विरोध हर गठबंधन में होता है, लेकिन कई बार एक गतिरोध इतना बढ़ जाता है कि सार्वजनिक तौर पर आ जाता है। एक तो टिकट बंटवारे को लेकर अच्छी खासी माथापच्ची हुई दोनों ही गठबंधनों में। इंडिया, एनडीए दोनों को बहुत वक्त लगा ये तय करने में कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और अब स्थिति यह है दोस्तों कि एक ऐसे कैंडिडेट जिनके खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, जिनको बीजेपी ने समर्थन दिया, उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे ने एक तरह से बिगुल फूंक दिया है और अपना कैंडिडेट उतार दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को कोई चेतावनी दे रहे हैं, कोई वार्निंग दे रहे हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ये कहानी केवल एकनाथ शिंदे तक ही नहीं अटकी हुई है, ये कहानी अजित पवार गुट तक पहुंची हुई है। लेकिन पहले जानिए दोस्तों मामला क्या है। हुआ ये दोस्तों कि राज ठाकरे, जो कि राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी ताकत नहीं रही है महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी नाम तो बड़ा है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और न केवल चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि पुरजोर तरीके से उन्होंने पर्चा भी भर दिया है। दोस्तों, माहिम दादर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये विधानसभा क्षेत्र जहां से राज ठाकरे के बेटे ने पर्चा भरा है, अमित ठाकरे ने। और राज ठाकरे, अगर आप ये कहें कि किसके विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं कि उद्धव ठाकरे विरोधी हैं, तो उनका समझ नहीं आता। कभी चुनाव से पहले वो बीजेपी विरोधी बातें करना शुरू कर देते, कभी बीजेपी के समर्थन में बातें करना शुरू कर देते। अब जैसे अभी उन्होंने ठीक कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के इलेक्शंस की डेट जब आई थी तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि ऐसा लगता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। जैसे ही राज ठाकरे ने ये बात बोली, देवेंद्र फडणवीस के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये वाली फोटो शेयर की गई। ये इस बात को बताता है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ पक रहा है। तो राज ठाकरे जो भी बयान दे रहे हैं इन दिनों, वो बीजेपी को बुरा तो नहीं लगने वाले बयान है, बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं वो, या एनडीए के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं एक तरह की फ्रेंडली फाइट राज ठाकरे और बीजेपी के बीच चल रही है। लेकिन इस फ्रेंडली फाइट को बड़ी अजीब सी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है एकनाथ शिंदे ने। दोस्तों, हुआ ये कि माहिम दादर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पर्चा भरा तो बीजेपी ने यह तय किया कि इस सीट से वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगा। बीजेपी ने एक तरह से एक सम्मान के तौर पर राज ठाकरे को एक तरह से आप कह सकते हैं उनके आगे कोई दिक्कत परेशानी ना खड़ी हो, इसलिए एक घोषित किया कि हम आपके बेटे के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। और इसको लेकर राज ठाकरे भी बड़े खुश थे, बड़े इत्मीनान में थे। लेकिन रंग में भंग तब पड़ गया दोस्तों जब एकनाथ शिंदे ने यहाँ से अपना कैंडिडेट उतार दिया। केवल निर्दलीय नहीं उतारा है, ऐसा नहीं कि किसी ऐसे ने जो एकनाथ शिंदे समर्थक था उसने निर्दलीय पर्चा भर दिया, बाकायदा एकनाथ शिंदे ने यहाँ से टिकट दे दिया एक कैंडिडेट को। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने सदा सावरकर, जो कि फिलहाल एमएलए हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं, विधायक हैं, उनको टिकट दे दिया है। न केवल टिकट दे दिया है बल्कि उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। अब इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बीजेपी, एकनाथ शिंदे आमने सामने आ गए। नहीं तो आप खुद सोचिए, बीजेपी जिनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी अमूमन ऐसा करती नहीं है, उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे ने कैंडिडेट उतार दिया। मतलब एक तरह से एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट तो एनडीए का कैंडिडेट ही माना जाएगा ना। पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे यही तो कह रहे हैं कि चाहे आप एनसीपी को वोट दें, चाहे आप उनकी पार्टी को वोट दें या बीजेपी को वोट दें, एनडीए सत्ता में आएगा। सोचिए, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में हमेशा राज ठाकरे ने उनका साथ दिया, इसलिए हम उनका साथ देते हैं, उनके बेटे के खिलाफ टिकट किसी को नहीं देते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने टिकट दे दिया। तो सवाल है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? बार्गेनिंग के लिए। सिंपल सी बात है, एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग हार्ड रखना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर रखना चाहते हैं। चुनाव से पहले और चुनाव की बाद की स्थितियां वो भांप रहे हैं और जाहिर सी बात है अपने कार्यकर्ताओं के बीच तो इस तरह की चीज़ संदेश पहुंचाने के लिए होती हैं कि देखिए, सबसे ज़्यादा सीट भले ही उनके पास हो, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भले ही वो उतार रहे हो, लेकिन सीएम हम हैं और ताकत अभी भी हमारे पास है। दोस्तों, माहिम से जब एकनाथ शिंदे ने जिनको कैंडिडेट बनाया, उन्होंने भी बयान दे दिया कि अगर आज बाला साहब होते तो किसी भी हाल में उनके खिलाफ राज ठाकरे अपने बेटे को किसी भी हाल में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं उतारते, क्योंकि 40 साल से वो इस इलाके में काम कर रहे हैं।
जो कैंडिडेट हैं एकनाथ शिंदे के, वो ये कह रहे हैं कि 40 साल से वो इस इलाके में काम कर रहे हैं और बाला साहब ठाकरे होते तो भी उन्हीं को टिकट मिलता। तो एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट हैं वो अब राज ठाकरे से कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की मर्यादा को समझिए और मुझे आप सपोर्ट कीजिए। अब बताइए, राज ठाकरे तो अपने बेटे को ही सपोर्ट करेंगे, राज ठाकरे अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी राज ठाकरे के बेटे को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बताता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नहीं तो इतनी हाई प्रोफाइल सीट का त्याग नहीं कर सकते थे क्या एकनाथ शिंदे, या फिर बीजेपी क्या मना नहीं सकती थी क्या एकनाथ शिंदे को? ये ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हार और जीत से बड़ी होती हैं। अब पूरे चुनाव में इस सीट को लेकर चर्चा होगी, पूरे चुनाव में इस खबर को लेकर चर्चा होगी, और केवल इसी खबर के इसी सीट का ये मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये नवाब मलिक के साथ भी हुआ था दोस्तों। नवाब मलिक, जिन पर बीजेपी ने दाऊद के खास होने का आरोप लगाया था, डी कंपनी के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था, और नवाब मलिक को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस तमाम तरह की बयान दिया करते थे 2021 में। सुनिए। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। दोस्तों, इसके बाद नवाब मलिक को जेल भी हुई, फिर वो बाहर भी आए, फिर वो अजित पवार के साथ आ गए, वो सब बातें बात की हो गई। लेकिन अब नवाब मलिक को अजित पवार ने उस सीट से कैंडिडेट बना दिया जिस सीट में किसी भी हाल में बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो चुनाव लड़े। उस सीट से क्या बीजेपी नवाब मलिक को किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़वाना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी नवाब मलिक का विरोध करती रही है, नवाब मलिक को डी कंपनी का सहयोगी कहती रही है, दाऊद के साथ संबंध जोड़ती रही है नवाब मलिक के। और अब नवाब मलिक को, केवल नवाब मलिक को नहीं, नवाब मलिक की बेटी को भी अजित पवार ने टिकट दे दिया अपनी पार्टी से। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि जो फ्रैक्शंस हैं वो केवल एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच नहीं है, बीजेपी और अजित पवार के बीच भी है। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए कि नवाब मलिक बहुत पुराने एनसीपी लीडर हैं, और नवाब मलिक बहुत पुराने मुस्लिम एनसीपी लीडर हैं, और अजित पवार ये मानते हैं कि उनके साथ जो शरद पवार का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके साथ आया है, और जो मदरसों की टीचर्स की अभी सैलरी बढ़ाई गई है कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र में, ये अजित पवार के कहने पर ही बढ़ाई गई है, माना ये जाता है। तो इसीलिए नवाब मलिक को टिकट दिया गया। दोस्तों, नवाब मलिक को मनखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया है अजित पवार ने, और बीजेपी नहीं, एकनाथ शिंदे को भी इससे दिक्कत थी, क्योंकि दोस्तों एनडीए की तरफ से एकनाथ शिंदे को ये सीट मिली थी, और सुरेश पाटिल को एकनाथ शिंदे ने, यानी कि शिवसेना ने, उनको टिकट दिया था। अब देखिए कितना कंफ्यूजन है। शिवसेना को ये सीट मिली थी, शिवसेना को यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारना था और वही एनडीए का कैंडिडेट होता, लेकिन ऐन वक्त में एकनाथ शिंदे को दगा देते हुए अजित पवार ने नवाब मलिक को यहाँ से उतार दिया, और नवाब मलिक ने पर्चा भर दिया, जानते हुए भी कि नवाब मलिक इस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजित पवार तीनों के संबंध जो बहुत वैसे भी मधुर नहीं है, सार्वजनिक तौर पर उन पर बातें होंगी। ये स्थिति है दोस्तों एनडीए की। इससे पता चलता है दोस्तों कि चुनाव के दौरान कैसे मसल पावर दिखाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी अपना मसल पावर दिखा रही है एकनाथ शिंदे को, एकनाथ शिंदे अपना मसल पावर दिखा रहे हैं बीजेपी को, अजित पवार दिखा रहे हैं कि भले हम तीसरे सबसे बड़े दल के तौर पर हों, हमको टिकट भी कम मिले हों, हो सकता है लोकसभा चुनाव में हमने सीट भी एक ही जीती हो, लेकिन हम कोई छोटा दल नहीं है। और दोस्तों अजित पवार की तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। अजित पवार के 40 विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के 38 विधायक हैं, और अजित पवार डिप्टी सीएम बने हुए हैं और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। अजित पवार को तो डिप्टी सीएम शरद पवार ने ही बना दिया था, मतलब डिप्टी सीएम बनना था तो शरद पवार की पार्टी तोड़ना, उनसे सिंबल छीनना, आखिर अजित पवार को हासिल क्या हुआ, ये उनके कार्यकर्ता, ये उनके नेता, ये उनका कैडर उनसे पूछ रहा है कि इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली, इतनी बदनामी अलग हुई, चाचा के बुरे बने अलग, जनता के बुरे बने अलग, लेकिन हासिल क्या हुआ? तो अजित पवार के अंदर ये गिला शिकवा है, ये शिकायत है कि बीजेपी के साथ जाने की जो ख्वाहिश उन्होंने पाली थी कि उनको सीएम बनना है, वो पूरा नहीं हुआ। और इस चुनाव में भी ऐसा लगता नहीं कि परिणाम आने के बाद उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि अगर वो बेस्ट परफॉर्म भी कर लेते हैं तो भी उनको इतनी सीटें दिया ही नहीं गई हैं कि वो सीएम बना लें। वो किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन किंग मेकर में भी बीजेपी उन पर इतना विश्वास नहीं करती। बीजेपी को ये लगता है कि एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी जो है वो अजित पवार है, क्योंकि वो लगातार चाचा को लेकर अच्छे अच्छे बयान दे देते हैं, कभी मुलाकात भी कराते हैं, तो चाचा भतीजे कब फिर से एक हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है बीजेपी को। आप सोचिए दोस्तों, ये वोटिंग से पहले की स्थितियां हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जो इस बात को एक तरह से सुनिश्चित करती है कि एनडीए के अंदर जितने फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस इंडिया के अंदर भी हैं।
लेकिन कम से कम इस तरह की खबरें नहीं आती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।